नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर यूं कहा जाए एनडीए के लिए गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, इन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने न सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़े बल्कि दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश की रायबरेली से भी वह चुनाव लड़ते हुए देखे गए हैं। ऐसे में देखा गया कि राहुल गांधी दोनों ही सीटों से जीत हासिल कर लेते हैं और राहुल गांधी चुनते हैं तो रायबरेली सीट को। रायबरेली से वह सांसद हैं और बतौर सांसद वह मानसून सत्र में शपथ भी ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को अब नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर अब राहुल गांधी भी फैसला लेंगे। वो राहुल गांधी जो एक वक्त लोकप्रियता किस तरह से हासिल करते हुए नजर आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इन दोनों ही यात्राओं के जरिए राहुल गांधी ने खुद को इस कदर आगे रखा कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी वह आगे आते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। जी हां, विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन चुके हैं और ऐसे में राहुल गांधी को तमाम बड़ी बड़ी शक्तियां मिल चुकी हैं और ये शक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ वह बैठेंगे और उनके साथ मिलकर सलाह मशवरा भी देते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जिस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से पीएम मोदी राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आए। दरअसल मानसून सत्र के दौरान सदन में ये नजारा देखने को मिला है जब स्पीकर पद पर एक बार फिर से ताजपोशी होती हुई नजर आई है ओम बिरला जी की। देखिए जरा। आपने देखा कि किस तरह से सदन में तालियों की गूंज सुनाई दी जब राहुल गांधी पीएम मोदी हाथ मिलाते हुए नजर आए और ओम बिरला जी को उनकी कुर्सी तक वह बैठाने के लिए पहुंचे, साथ ही साथ मिलकर। लेकिन इस बीच ये भी देखा गया कि ओम बिरला के एक बार फिर से स्पीकर बन जाने के बाद, लोकसभा अध्यक्ष बन जाने के बाद राहुल गांधी किस तरह से अपनी बात रखते हैं, खुलकर बात अपनी रखते हुए नजर आते हैं। संविधान को लेकर राहुल गांधी ने जहां एक तरफ आवाज उठाई तो वहीं राहुल गांधी की गुजारिश ये भी रही कि अब अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से हैं ओम बिरला और ऐसे में उन्हें निष्पक्ष फैसले लेने चाहिए। सुनिए जरा राहुल गांधी का ये स्पीच। For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently
by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. श्री अखिलेश यादव जी। आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, लेकिन अब यहाँ पर बात ये कर ली जाए कि कांग्रेस किस तरह से राहुल गांधी के लिए अपनी बात रख रही है। दरअसल आपको बताते चले कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो कांग्रेस से अब महासचिव हैं, राजस्थान में देखा जा रहा है कि उन्हें अहम जिम्मेदारियां मिली, लेकिन दूसरी ही तरफ अन्य राज्यों की जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद राहुल गांधी के हाथों में एक बड़ी कमान आ चुकी है। तो सचिन पायलट यहाँ पर उनके भविष्य को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। सचिन पायलट भी एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिन्होंने अपने दम पर किस तरह से राजस्थान में अपनी एक मजबूत पकड़ बना रखी है। तो यहाँ पर आपको सचिन पायलट का वो बयान भी सुना देते हैं, देखिए जरा। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपरेशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बनी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनके मैं समझता हूं जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं, तो लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 55 सांसद थे, 54 सांसद थे, आज 102 सांसद हैं, तो हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। तो हमने जो बात आपने सुना, साफ तौर पर सचिन पायलट कहते हैं कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद अब देखा जाए तो कई बड़े बड़े फायदे होंगे विपक्ष को। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद किस तरह से शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। आपको बताते चले कि 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो बन चुके हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद राहुल गांधी को अब एक बड़ा सरकारी बंगला भी दिया जाएगा, टाइप 8 का बंगला उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी की जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो 5वीं बार
बार लोकसभा पहुंचे हैं। निचले सदन में 10 साल के अंतराल के बाद किसी नेता को आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के पास इस पद के लिए आवश्यक 10% सदस्य नहीं थे। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा में 99 सीटों पर जीत हासिल की है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को लोकसभा में पहली पंक्ति में सीट मिली है और ये सीट डिप्टी स्पीकर की सीट के बगल वाली होगी। इसके अलावा संसद भवन में सचिवीय और अन्य सुविधाओं से युक्त एक कमरा भी मिलेगा राहुल गांधी को। विपक्ष के नेता को औपचारिक अवसरों पर कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। इसमें निर्वाचित अध्यक्ष को आसन तक ले जाना और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के समय अग्रिम पंक्ति में स्थान मिलना शामिल है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई निदेशक जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री इन पैनल के प्रमुख होते हैं और ऐसे में विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री कहलाया जाता है। इसके पास एक शैडो मंत्रिमंडल होता है जो चुनाव में अपनी पार्टी की बहुमत प्राप्त करने या वर्तमान सरकार के त्यागपत्र देने या पराजित होने की स्थिति में सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है। एक सरकारी दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि इसलिए विपक्ष के नेता को अपने शब्दों और कार्यों को सावधानी पूर्वक मापना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय हित के मामले में उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए जितनी प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है। राहुल गांधी 2004 में भारतीय राजनीति में कदम रखे और उन्होंने अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा था। अमेठी से उन्होंने कई बार जीत हासिल की और देखा गया कि किस तरह से राहुल गांधी इस सीट से एक वक्त हार जाते हैं 2019 में। लेकिन ऐसे में यह भी देखा जाता है कि राहुल गांधी यहां से किस तरह से बाकी की तमाम रणनीतियों पर काम करते हुए भी नजर आते हैं। फिलहाल यहां पर हमने आपको ये जानकारी दी, यहां पर एक रिपोर्ट के जरिए भी आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के पास आखिरकार क्या कुछ शक्तियां भी हैं। राहुल गांधी जो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और अमेठी से चुनाव लड़ने के बाद 2019 में वह इसी सीट से चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद वह 2019 में अध्यक्ष पद भी छोड़ देते हैं, लेकिन अब वह नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्या कुछ शक्तियां हैं अब राहुल गांधी के पास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेता विपक्ष बन जाने के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी ही तरफ विपक्ष के नेताओं का कहना है कि पूरे गठबंधन के हितों का ध्यान रखा जाए। नेता प्रतिपक्ष न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है। ऐसे में गौर किया जाए राहुल गांधी की शक्तियों पर, जो शक्तियां अब उन्हें मिलने जा रही हैं। आपको बताते चलें कि नेता प्रतिपक्ष कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है। मतलब ये है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी साथ मिलकर कई फैसले लेंगे। दोनों की राय से फैसले अब लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ही तरफ दूसरा पॉइंट ये है कि चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, इन सभी पदों का चयन एक पैनल के जरिए किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष शामिल रहते हैं। अब तक राहुल गांधी कभी भी मोदी के साथ किसी भी पैनल में शामिल नहीं हुए। वहीं राहुल गांधी भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। राहुल गांधी सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करेंगे। वह ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार कहां पर कितना पैसा खर्च कर रही है। राहुल गांधी दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत बुला सकते हैं। मतलब ये कि अगर वह किसी मुद्दों पर विदेशी मेहमानों से चर्चा करना चाहें तो वह ऐसा कर पाएंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख चयनों में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बीते 10 सालों से इन एजेंसियों पर वह काफी आरोप लगाते हुए भी देखे गए हैं। अब बात करते हैं आखिरकार राहुल गांधी को क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी। नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद राहुल गांधी को कई बड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी। नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन, भत्ता और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के आवास के तौर पर एक बड़ा बंगला,
अलॉट किया जाएगा। उन्हें कार ड्राइवर की सुविधा भी दी जाएगी, साथ ही 14 लोगों का स्टाफ भी दिया जाएगा। बतौर सांसद राहुल गांधी को 1 लाख रुपए और 45,000 भत्ता मिलता है, लेकिन नेता विपक्ष बन जाने के बाद अब उनका मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे में राहुल गांधी की छवि अब और भी ज्यादा बदलती हुई नजर आएगी। पुरानी छवि जो रही वो टूट जाएगी। एक नई छवि को गढ़ते हुए अब राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। अब दर्शकों यही देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद किस तरह से कांग्रेस को और भी बड़ी मजबूती देंगे। लेकिन आने वाले दिनों में यह भी देखना होगा कि पीएम मोदी के साथ मिलकर वह क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।